मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, कई लोग गणित में बहुत ही कुशल होते हैं। अभी तो बहुत सारी विधाएं समाज में उपलब्ध है, लेकिन एक समय था जब विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो तो वह यह जान लेना चाहता था, या वो अपने बच्चों के विषय में जान लेना चाहते थे कि वह व्यक्ति गणित में कैसा होगा। अगर वह गणित में श्रेष्ठ होता था तो उसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेज दिया जाता था, और अगर वह गणित में कमजोर होता था तो वह मेडिकल का क्षेत्र अपना लेता था। तो कुछ लोगों की कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा भविष्य में जाकर के। तो इस विषय में ज्योतिष शास्त्र का क्या कहना है? ज्योतिष शास्त्र में ऐसे योगों का वर्णन है जिससे हम पहचान सकते हैं कि क्या यह बंदा जो है भविष्य में जाकर के महान गणितज्ञ होगा या नहीं। तो वो सूत्र जो है मैं शास्त्रों के आधार पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और आज मैं 2 महान गणितज्ञों की कुंडली भी लेकर के आया हूं, ताकि उन सूत्रों का परीक्षण भी हो सके कि क्या वो सूत्र सटीक बैठते हैं या नहीं। तो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में और स्वयं देखते हैं कि क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। तो दोस्तों, अगर आप ज्योतिषरहस्य.org की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसके डाउनलोड वाले सेक्शन में हमने अनेक प्राचीन ग्रंथ आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया है। हमारी ये चाहत है कि हम सबको प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ मुफ्त में उपलब्ध कराएं, ताकि लोग ठगे जाने से बच सकें और अफवाहों से बच सकें और शास्त्रीय ज्योतिष का प्रचार हो सके। तो इसमें अनेक ग्रंथ आपको निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप चाहे तो जाकर के वहाँ जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक ग्रंथ है, ये देखिए, सर्वार्थ चिंतामणि। ठीक है, तो आज हम सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ से आपके लिए कुछ ज्योतिषीय सूत्र लेकर के आए हैं, जिससे कि पता चल सके कि कोई जातक जो है गणित विद्या में कुशल होगा कि नहीं, गणितज्ञ होगा कि नहीं। तो इस सर्वार्थ चिंतामणि के 61वें पेज में जाएंगे तो यहाँ पे 3-4 सूत्र दिए गए हैं गणित विद्या से संबंधित, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कोई जातक जो है गणित में कुशल होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे सूत्र तो एक वीडियो में विचार कर पाना इन सब पे मुश्किल होगा। हम तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, 36वें, 37वें, 38वें और 39वें 4 सूत्र हैं। यहाँ पे 4 श्लोक हैं। तो 37वें के बाद जो 38वां सूत्र है, श्लोक है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो और शुक्र मीन का हो। तो ये बहुत थियोरिटिकल हो गया। थोड़ा हम लोग एक उदाहरण कुंडली लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण कुंडली में मैं लेकर के आया हूँ 2 महान गणितज्ञों की कुंडली। पहला है श्रीनिवास रामानुजन। इनके बारे में, इनके गणित विज्ञान के बारे में आप तो जानते ही हैं। आप इंटरनेट वगैरह पे बहुत सारी बातें इनके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये महान गणितज्ञ थे, और बड़े बड़े सवाल जो बाकी लोगों को हल करने में बहुत समय लगता था, वो इसे चटाक फटाक से हल कर देते थे। तो इनकी कुंडली में अगर देखें तो आप देखेंगे कि गुरु केंद्र में पराप हुआ है। आप जानते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव ये केंद्र भाव कहा जाता है। तो यहाँ 7वें भाव में गुरु परा हुआ है। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि बृहस्पति केंद्र व त्रिकोण में हो। ठीक है, ये बात पूरी हो गई यहाँ पे। और शुक्र मीन का हो। ठीक है, तो अगर इनकी कुंडली में जाते हैं तो हम देखते हैं कि शुक्र जो है कन्या, क्षमा करें, तुला राशि में है। तो मीन में तो नहीं है, मीन में शुक्र उच्च का होता है, लेकिन तुला राशि भी शुक्र की अपनी ही राशि होती है, इसीलिए ये लगभग उच्च के बराबर ही फल देती है। तो आप देख सकते हैं कि गुरु केंद्र में है और शुक्र जो है अपनी ही स्वराशि में है, इसलिए ये गणित के बहुत भारी विद्वान हुए। ठीक है, वैसे मैं आभार देना चाहूँगा एस्ट्रोसेज का, जिन्होंने ये कुंडली हमें उपलब्ध कराया है। एस्ट्रोसेज पर ही न्यूटन की भी कुंडली उपलब्ध है। आप जानते हैं कि आइजैक न्यूटन भी जो है गणित के महान विद्वान थे, और इन्होंने स्वतंत्र रूप से कैलकुलस की खोज की थी। वैसे कैलकुलस के संबंध में न्यूटन और लाइबनिज के विषय में बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ था, और बहुत दिनों तक उन लोगों में वाद विवाद चलते रहा था कि किसने कैलकुलस की खोज की थी। उसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं यहाँ पे तो नहीं सुना सकूंगा उसे, लेकिन जो भी हो, न्यूटन जो है गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनकी कुंडली में भी अगर ये सूत्र लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या गुरु इनके केंद्र त्रिकोण में है? हाँ, ये देखिए, ये 5वां भाव है। ये तीनों भाव जो हैं ये त्रिकोण, पहले 5वां और 9वां भाव ये त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। तो 5वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव है। ठीक है, और शुक्र जो है किस राशि में है? कुंभ राशि में है। ठीक है, 11 में लिखा हुआ है। देखिए, शुक्र अगर मीन राशि में यानी 12वें राशि में जो है उच्च का होता है। ठीक है, तो शुक्र बस एक राशि और आगे चला जाता तो मीन राशि में चला जाता है। ऐसे
स्थिति में जो ग्रह होते हैं उसे उच्चाभिलाषी ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र जो है ये मीन राशि में उच्च के होता है, लेकिन मीन में तो नहीं है, कुंभ में ही है, लेकिन पहुंचने ही वाले थे मीन राशि में। तो उच्चाभिलाषी ग्रह को भी लगभग जो है वो ग्रह अगर अपने उच्च राशि में यानी मीन राशि में होता तो लगभग वैसा ही फल इसका भी कहेंगे हम लोग। तो गुरु त्रिकोण में है और शुक्र भी उच्चाभिलाषी है, इसलिए ये भी जो है गणित के बहुत भारी विद्वान हुए। तो दोस्तों आप भी अपने कुंडली में देखें और जानने की कोशिश करें कि क्या इनमें से कोई सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहे हैं। अगर हाँ, तो आप भी गणित विषय में बहुत ही विद्वान होंगे। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में घटित नहीं हो रहे हैं तो भी चिंता न करें। गणित विज्ञान योग जानने के और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं। किसी भी योगी ज्योतिषी से अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं और वो आपको बता देंगे कि जातक की कुंडली में गणितज्ञ होने के योग हैं या नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका मंगल हो, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें और शास्त्रीय ज्योतिष की ओर अपना रुझान बनाए रखें। ज्योतिष रास्ते पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।